नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सब लोगों ने बहुत सारे ट्रेन के हादसे देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे हादसे देखे होंगे जहाँ पे बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। बट इंडिया की हिस्ट्री में आज से पहले, ना ही दुनिया की हिस्ट्री में आज से पहला कोई एक्सीडेंट हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि आगे हो भी ना। एक ऐसा एक्सीडेंट ट्रेन्स का होता है जहाँ पे तीन ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं और इतनी बुरी तरह से टकराती हैं कि वहाँ पे 400 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 900 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे देश के हर एक इंसान को सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये आखिर हुआ कैसे। तो कहानी को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि किस तरह से एक टीटी की लापरवाही से एक ऐसा कांड हो गया जो होना नहीं चाहिए था और उस एक कांड ने दो लोगों की फैमिलीज़ की ज़िंदगी तबाह कर दी। यानी कि एक छोटी सी गलती ने, एक छोटे से लालच ने एक ज़िंदा इंसान को मार दिया और मरे हुए को ज़िंदा कर दिया। अब आप सोचेंगे कि मरे हुए को ज़िंदा कैसे कर दिया? जीते जी बंदे को तो चलो मार दिया, यानी कि हो सकता है कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ हो तो जीवित इंसान जो था वो मर गया और जो मरा हुआ इंसान था वो वापस ज़िंदा हो गया। तो ये एक आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ। दोस्तों, आप सब लोगों ने ट्रेन में सफ़र ज़रूर किया होगा और उस सफ़र में आपने जनरल कोच में भी सफ़र किया होगा और जो रिज़र्वेशन वाले होते हैं वहाँ पे भी आपने सफ़र किया होगा। तो रिज़र्वेशन में क्या होता है कि आपको एक टिकट दी जाती है और वहाँ पे आपका रिज़र्वेशन का नंबर होता है, आपको सीट नंबर अलॉट की जाती है और आप वहाँ पे बैठ सकते हैं। और कई बार तो आपको एक पूरा का पूरा वो मिल जाता है, सीट मिल जाती है, आप सो भी सकते हैं और अपना कंफर्टेबली वहाँ पे बैठ सकते हैं। तो होता क्या है, 2016 नवंबर को एक व्यक्ति डिब्बे में आता है और वो दिल्ली से अमृतसर की ओर जा रहा था और उसकी रिज़र्वेशन नहीं हो रखी थी और उसने रिज़र्वेशन वाले कोच में जाके, उसको पता था कि टीटी से बात करके वहाँ से टिकट बनाई जा सकती है और वो कुछ 50-100 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, टिकट बना देते हैं जहाँ पे भी सीट वेकेंट हो। तो वहाँ पे होता क्या है कि वो एक इंसान जो था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आप उसे राजीव कह सकते हैं। तो राजीव जो है वो ट्रेन के कोच में बैठता है, टीटी से मिलता है और टीटी को बोलता है कि सर, मैं अमृतसर जा रहा हूँ और मेरी रिज़र्वेशन नहीं हो रखी है, तो अगर आप मुझे टिकट बना दें तो मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं यहाँ पे बैठ सकूँगा। वो व्यक्ति राजीव जो है वो जिस कोच में चढ़ा था वहाँ पे एक 27 नंबर सीट खाली था, यानी कि उसकी रिज़र्वेशन हो रखी थी, बट दूसरा व्यक्ति जिसको हम पंकज बुला सकते हैं, पंकज वहाँ से चढ़ा नहीं था। उस किसी ना किसी वजह से उसको वो जा नहीं पाया। उसके बाद टीटी जो देखता है अपना, वो चार्ट वगैरह देखता है कहाँ पे कौन सी सीट खाली हो रखी है, तो उसने देखा कि पंकज की सीट जो है वो खाली है, वो अपने इस स्टेशन से चढ़ा नहीं है। तो उसके बाद उसने वो सीट राजीव को अलॉट कर दी और बिना रजिस्टर में चढ़ाए उससे कुछ पैसे लेकर उसको वो सीट अलॉट कर दी। और राजीव को भी लगा कि ठीक है, सस्ते में निपट गया है और टीटी ने भी अपनी जेब गर्म कर ली। और उसके बाद क्या होता है कि 3-4 स्टेशन गुजरने के बाद वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है।
और एक्सीडेंट इतना बुरा था कि उस कोच में जहाँ पे राजीव बैठा था वो लगभग सारे लोग मर गए। और उसके बाद जो डेड लिस्ट की जितने भी लोग घायल हुए हैं, जितने लोग मरे हैं, उनकी लिस्ट आती है और उस लिस्ट में पंकज का नाम आ जाता है। यानी कि पंकज ने टिकट की रिजर्वेशन करवा रखी थी और उसकी सीट पर बैठा था राजीव। यानी कि राजीव मर गया बट लिस्ट में नाम पंकज का आ गया। तो ऑब्वियसली टिकट राजीव को नहीं दी गई थी, उसके नाम पे रिजर्वेशन नहीं थी, रिजर्वेशन पंकज के नाम पे थी। और जब उस लिस्ट को पंकज के घर वालों ने देखा तो उनके होश खाप्ता हो गए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था कि पंकज अपने किसी दोस्त के पास चला गया था और अपने दोस्त के पास जाने के बाद उसने अपने घर वालों को भी इन्फॉर्म नहीं किया था कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। तो उसके बाद उसके जो पेरेंट्स थे वो 2-3 दिन तक तो ऐसे ही मातम मनाते रहे, अपने बेटे की लाश ढूंढते रहे और रोते रहे, बिलखते रहे, रेलवे वालों के पास जाकर गिड़गिड़ाते रहे कि हमें लाशें दिखाइए, लाशें दिखाइए। तो होता गया कि उसके बाद जो राजीव था वो भी मिसिंग हो गया, क्योंकि वो ट्रेन में उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। उसके बाद जो राजीव के घर वाले थे उनको पता था कि राजीव इतने बजे ये ट्रेन में जा रहा है, तो उनको भी लगा कि राजीव शायद मर गया है। तो पंकज के पेरेंट्स को चौथे दिन पंकज का फ़ोन आता है और वो बताता है कि मैं सही सलामत हूँ। और राजीव के जो पेरेंट्स थे वो रेलवे वालों के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि उनके बेटे की डेथ हो गई है। तो रेलवे ने क्या किया, रेलवे ने सभी मुसाफिर जो जिनकी रिजर्वेशन हो रखी थी सभी के घर वालों को मुआवजा दिया, बट राजीव को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसकी रिजर्वेशन नहीं थी। तो ये एक कुछ पैसों के लालच में इतना बड़ा सदमा उसके घर वालों को लग सकता था, ये आप सब लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। तो ये एक इंसिडेंट है जो कि एक कैसे एक करप्शन ने इतना बड़ा दुख दे दिया दोनों ही फैमिली को। तो ये थी एक इंट्रोडक्शन के लिए एक मैं स्टोरी सुना रहा था। अब जो हमारी स्टोरी है, उड़ीसा में ट्रेन्स की कोलिजन हुई, 3 ट्रेन्स आपस में टकरा गई। दुनिया में, इंडिया में तो क्या दुनिया में आज तक ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो भी ट्रेन्स का। क्योंकि एक ही जगह पे तीनों ट्रेनों का मिलना एक कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक इस तरह से इसका एग्जीक्यूशन हुआ। तो इसकी थ्योरी जो है वो कहानी के एंड में बताऊंगा, बट अभी ये हादसा हुआ कैसे इसके बारे में बताता हूँ। एक ट्रेन जिसको कोलकाता से शालीमार स्टेशन से निकलना था और कोरोमंडल तक पहुंचना था। कोरोमंडल स्टेशन जो है वहाँ तक पहुंचना था चेन्नई में। तो शालीमार से लेकर चेन्नई तक का उसका जो सफ़र था वो 1649 किलोमीटर का था। तो यानी 1649 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद उसको कोरोमंडल स्टेशन तक पहुंचना था। और 3:20 पर यानी कि 2 जून को 3:20 पर उसको वहाँ से डिपार्ट होना था और 6:32 पर उसको कोरोमंडल स्टेशन पर बालासोर में पहुँचना था। और इसके ऑपोजिट जो ट्रेन आ रही थी हावड़ा एक्सप्रेस, उसको यशवंतपुर बेंगलुरु से 10:35 पर चलना था और हावड़ा तक पहुंचना था और 1039 पैसेंजर को लेकर पहुंचना था। तो किसी वजह से ये जो हावड़ा एक्सप्रेस थी ये 3 घंटे लेट हो गई। तो उसको हावड़ा स्टेशन पर पहुंचना था 3 साढ़े 3 बजे।
तो 3 घंटे लेट हो गई, यानी कि वो 6:30 बजे उसको वहाँ पे पहुँचना था। तो ये हो गई 2 ट्रेनें जो एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही हैं, यानी कि एक ट्रैक पे वो जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो आ रही थी, एक ट्रैक से जो हावड़ा एक्सप्रेस वो आ रही थी। अभी यहाँ पे एंट्री होती है तीसरी ट्रेन की, जो कि एक मालगाड़ी थी और उसका भी जो स्टॉपेज था वो बलासोर स्टेशन था। बलासोर स्टेशन में उसको रुकना था और वहाँ पे अपना अनलोडिंग करवानी थी। उसको मिट्टी भरी हुई थी उसके कोचिस में या उसके कैरिज में, जिसको जो भी आप बोलते हैं। तो होता क्या है कि जो मालगाड़ी है वो अपने तय समय पर बलासोर के स्टेशन पर तय समय पर पहुंच जाती है और वहाँ से क्या होता है, वो एक लूप ट्रैक के ऊपर खड़ी हो जाती है। लूप ट्रैक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा अक्सर कि 2 ट्रेन्स एक स्टेशन के बाहर 2 ट्रेन्स का आगमन होता है, एक का डिपार्चर होता है। यानी कि एक ट्रेन स्टेशन पर जब रुकती है तो उसके आसपास 2-3 ट्रैक्स होते हैं, जिनको हम स्टेशनरी या लूप ट्रैक भी बोल देते हैं। तो एक ट्रेन जो है वो इधर से आती है, एक ट्रेन इधर से आती है और स्टेशन के बाहर ही वो तय कर लेते हैं कि कौन से ट्रैक के ऊपर कौन सी गाड़ी रुकेगी। यानी कि बाहर से स्टेशन तक आते आते सिर्फ 2 ट्रैक होते हैं और स्टेशन में जो ट्रैक बने होते हैं, स्टेशनरी ट्रैक जो होते हैं, लूप ट्रैक्स जो होते हैं, वहाँ पर ट्रेन रुकती हैं ताकि वो दूसरी आने वाली ट्रेन्स को जगह दे सके। क्योंकि बाहर तो सिर्फ 2 ट्रैक ही निकलते हैं और कई बार तो ऐसे स्टेशन भी होते हैं जहाँ से सिर्फ एक ही ट्रैक होता है। तो जो लॉन्ग रूट के ट्रैक्स होते हैं वहाँ पे 2 ट्रैक्स होते ही हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो चेन्नई से शालीमार से चेन्नई की तरफ ट्रेन आ रही थी, वो भांगा स्टेशन के बाहर, भांगा बाज़ार स्टेशन है, वो स्टेशन क्रॉस करती है। तो उसको भांगा बाज़ार में रुकना नहीं था। तो भांगा बाज़ार से जैसे ही वो क्रॉस करती है, तो आपने देखा होगा कि आप भी जब स्टेशन पे होते हैं तो कई बार ट्रेन आती है और वो स्टेशन पे रुकती नहीं है, तो वो फुल स्पीड से जाती है ताकि अगर वो धीरे हो जाए तो कोई उसके ऊपर लापरवाही से चढ़ ना सके। तो इस कारण वो तेज़ी से आती है कि लोग उसके आसपास भी ना जा सकें। तो क्या होता है कि जो चेन्नई से वहाँ से शालीमार से ट्रेन जो आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, वो भांगा बाज़ार स्टेशन को बहुत तेज़ी से क्रॉस करती है और उसके बाद वो जब क्रॉस करती है तो उसको उस ट्रैक के ऊपर जब वो निकलती है तो वो अपने आप वो डीरेल हो जाती है। इसका कारण, इसकी पॉसिबिलिटी क्या हुई होगी वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। बट होता क्या है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो डीरेल्ड हो जाती है, उसके कोचेस जो हैं वो ट्रैक से नीचे आ जाते हैं। तो जैसे ही वो नीचे आते हैं तो कोचेस जो थे वो एक तरह से हवा में उड़ रहे थे और एक दूसरे कोचेस के ऊपर दूसरे कोचेस के ऊपर एक के बाद एक जो कोच है वो चढ़ रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली उसके साइड में जो मालगाड़ी खड़ी थी लूप ट्रैक के ऊपर, तो कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे जो कि हवा में उछल रहे थे, तो वो कोचेस जो हैं वो खड़ी हुई मालगाड़ी के बीच टकराते हैं और मालगाड़ी जो है वो भी फुल स्पीड से जब उनके साथ हिट करती है तो वो भी अपने ट्रैक से डीरेल हो जाती है। तो अभी ये दोनों ट्रेनों का कलिजन हो गया और अभी वो ट्रेन रुकी नहीं है, अभी भी वो एक्सीडेंट के मोशन में ही है। तो तुरंत वहाँ से वो जो ट्रेन हावड़ा एक्सप्रेस है वो आती है। तो हावड़ा एक्सप्रेस जब आती है तो उसी मालगाड़ी के जो डब्बे हैं उनके डब्बों से वो ट्रेन टकरा जाती है और उसके आगे वो दूसरी ट्रेन से टकराती है जो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस थी।
तो जितना उस ट्रेन ने भार झेला उतना उसने उस डब्बों को अपनी स्पीड से जो आई थी वो हटाया, बट बहुत ही ज़्यादा डिब्बे थे तो वो हावड़ा एक्सप्रेस जो थी वो भी वहाँ से डीरेल हो जाती है। तो 3 ट्रैक के ऊपर 3 ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं और हर एक ट्रेन का डब्बा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें किस तरह से जो ट्रैक हैं वो ट्रैक एक दूसरे के गाड़ी जो है उसके बीच में से निकले हुए हैं, और ऐसा मंज़र आज तक कभी नहीं देखा किसी ने। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो तीनों ट्रेनें कोलाइड होने के बाद सारे के सारे डिब्बे उसमें से निकल जाते हैं, डीरेल्ड हो जाते हैं, और कैजुअल्टी जो है अभी तक की जो रिपोर्ट आई है तो उसको 400 से ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है, और 900 से 1000 तक के जो मुसाफिर हैं उनको वहाँ से जिनको थोड़ी कैजुअल्टी हुई है वहाँ से हटाया गया, एम्बुलेंस वगैरह में ले जाया गया। तो मरने वालों की संख्या 400 से ज़्यादा बताई जा रही थी और घायल हुए की संख्या 1000 के करीब बताई जा रही थी। तो अभी ये ट्रेनों में क्या हो सकता था, किस वजह से गलती हुई, तो इसकी 2-3 वजह हैं जो कि पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि हो सकती हैं। पहली कि हो सकता है कि वहाँ पे आसपास नक्सलियों का बहुत दबदबा है और वहाँ से नक्सलियों की काफ़ी जो जनसंख्या है वो नक्सल एरिया में आती है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि नक्सलियों ने ट्रैक को हटा दिया, वहाँ से 1-2 टुकड़े निकाल दिए, जो वो ट्रेन वहाँ से डीरेल हो गई और आपस में कोलाइड कर गई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इन दोनों ने ट्रेनों ने आपस में सिग्नल मैच नहीं किया और वो वहाँ पे एक दूसरे के साथ टकरा गई। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जब वो 3 घंटे की देरी से आई तो उसने कहीं ना कहीं आने वाले जो स्टेशन था वहाँ पे इन्फॉर्म नहीं किया, यानी कि जो पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो नहीं किया। क्योंकि जब ट्रेन एक स्टेशन से गुज़रती है तो आगे वाली ट्रेन स्टेशन पे वो बताना होता है कि ये ट्रेन जो है हमारे यहाँ से निकल गई है। तो हो सकता है कि वहाँ पे किसी ने इन्फॉर्म ना किया हो। तो ये 2-3 वजह हो सकती हैं जिसके कारण ये ट्रेन का हादसा हुआ है। तो बहुत दुखदाई घटना है। आप देखेंगे इस छोटे से क्लिप में कि किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, और जो लोग मरने वाले लोगों की संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन सबसे पहले रिपोर्ट आई कि 150 लोगों की मृत्यु हो गई है। फिर रिपोर्ट आई 2-3 घंटे के बाद कि 250 बंदों की मृत्यु हो गई है, और बढ़ते बढ़ते अभी ये 400 से ज़्यादा की तादाद हो गई है। तो ये थी हमारे देश में हुई ट्रेन कोलिजन की एक ऐसी दुर्घटना की कहानी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तो प्रधानमंत्री जो हैं वो भी उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि जिसकी भी गलती होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा, और वो पूरी उन्होंने जांच के लिए एक कमेटी तैयार की है कि ये क्यों हुआ है। तो जैसे ही जांच होगी तो इसके रिज़ल्ट भी आ जाएंगे कि किस तरह से ये एक्सीडेंट हो गया। तो हर एक व्यक्ति जो है, रेलवे मिनिस्टर ने भी हर एक लोग जो भी पैसेंजर थे उनको मुआवजा देने के लिए अभी अपील की है। तो इस तरह से हुआ ये ट्रेन हादसा। तो जैसे ही अपडेट आएगी, नई अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए इस चैनल के साथ। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।